Hello friends, and once again I welcome you all to my channel My G Classes। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ जो है वो लगभग ख़त्म होने वाली है और इसी सीरीज़ में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हमने ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हालांकि ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, लेकिन हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये रिलेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत के संविधान को बनाने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि संविधान सभा का गठन हुआ, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल का जो बैकग्राउंड है, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो वो बहुत पुराना है। हम देखेंगे कि कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की शुरुआत हुई और कैसे धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुए, और जब भारत को आज़ादी मिली तब वो किस रूप में था और आज़ादी के बाद हमने उसे कैसा बनाया, ये हम देख चुके हैं। तो आज़ादी के पहले की कहानी आज हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आपको याद होगा कि कंपनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह रूल करना शुरुआत करती है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है और उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर जो है वो भारत में एस्टाब्लिश हो चुका था। और क्योंकि उन्होंने बंगाल को अपना केंद्र बनाया तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस थे वो पहले बंगाल में लागू किए गए और बंगाल को ही मेन इन्होंने अपना कैपिटल के रूप में चलाया। तो अब देखते हैं कि कहानी 1773 से 1858 तक। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हम देखेंगे वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग का एक्ट इसलिए नाम दिया गया कि कंपनी के अफेयर्स को अब वहाँ से रेगुलेशन जो मिलने वाला है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान है वो हम देखते हैं। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। गवर्नर पहले होते थे, 1773 के बाद गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो कि 4 मेंबर की थी और उन्हें गवर्नेंस में वो हेल्प करती थी। देन गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो कि अलग अलग प्रोविंसेस थे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में आ गए। तो आप देखेंगे कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो अब कंट्रोल करेगा बॉम्बे और मद्रास को भी। देन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में इन 1774 और चीफ जस्टिस और 3 जजेस वहाँ नियुक्त किए जाते हैं। सर इम्पे को आप देखेंगे कि पहले चीफ जस्टिस बनते हैं। और प्राइवेट ट्रेड ऑफ कंपनीज जो कि करते थे, कंपनी के सर्वेंट्स, गवर्नर जनरल और उनके जो मेंबर्स थे जो कि कंपनी के ऑफिशियल्स थे, सर्वेंट्स थे, वो प्राइवेट ट्रेड भी किया करते थे। तो वहाँ पर इन्हें प्राइवेट ट्रेड से मना किया गया। आप अगर बैकग्राउंड में जाएं, प्लासी और बक्सर का जो बैटल हुआ था उसका बैकग्राउंड ही यहीं पर से तैयार होता हुआ आपको दिखेगा। तो प्राइवेट ट्रेड ऑफ द कंपनी सर्वेंट वॉज प्रोहिबिटेड। देन नेक्स्ट है कि कंट्रोल ऑफ कंपनी, कंपनी का कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होगा वो सीधे रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कहाँ, ब्रिटेन में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कंपनी के ऊपर अब शिकंजा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना धीरे धीरे लागू करना चालू कर दिया। इसके पहले तक उन्होंने अपने कोई भी एक्ट्स या कोई ऐसे रेगुलेशंस पास नहीं कराए थे कंपनी के लिए भारत में। नेक्स्ट हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स जो एक नाम है, इनके द्वारा ये एक्ट लाया गया इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 दिया गया। और इसका जो इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कि सबसे पहले इसने क्या किया, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ कंपनी को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया कि कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस क्या क्या होंगे और कमर्शियल फंक्शंस क्या क्या होंगे। सबसे पहले क्योंकि कमर्शियली वो व्यापार करने हेतु ही भारत आई थी, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने जीत लिया था इंडिया के कुछ टेरिटरीज को और बंगाल को उन्होंने अपना मेन सेंटर डेवलप कर लिया था। तो ज़रूरी था कि उन्हें पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस याद रहें और उनके हिसाब से चलें।
देन वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि पहले में बन चुके थे उनको अलाउ किया कि कमर्शियल अफेयर्स को वो क्या करे, कंट्रोल करे, मैनेज करे, कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को। व्यापारिक जो कि उनके फंक्शंस थे उनको कंट्रोल कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और एक नए बॉडी बनाई गई जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगी। तो दो सेपरेट बॉडी हो गई यहाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देन कंपनी की टेरिटरी थी जो इंडिया में जो कंपनी की टेरिटरीज थी उन्हें पहली बार इस एक्ट के तहत ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया। भारत में ब्रिटेन के जो कार्य है या ब्रिटेन के जो अधिकृत जो जगह है उन्हें पहली बार ऐसा नाम दिया गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि सुप्रीम कंट्रोल करने की जो पावर है वह इसी एक्ट से दी गई। और कंपनी के अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। सुप्रीम कंट्रोल अब किसका स्थापित हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्थापित हो गया था। देन नेक्स्ट हम चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब क्या होता है कि कंपनी जो है उसको ट्रेड और अपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने के लिए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो चार्टर इशू करती है। चार्टर इज जस्ट लीगल राइट्स, यू कैन से, आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा लीगल राइट्स है जिसके तहत आप कंपनी को ये अधिकार होता है कि वो क्या क्या भारत में कर सकती है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आप देखेंगे कि चार्टर एक्ट जो है वो कंपनी के जो रूल्स हैं, कंपनी का जो लाइसेंस है एक तरीके से आप बोल सकते हैं, उस लाइसेंस को क्या करने के लिए है, रिन्यू कराने के लिए है। तो हर 20 साल में आप चार्टर एक्ट को आते हुए देखेंगे। तो पहला चार्टर एक्ट आया 1813 में, उसने क्राउन की सोवेरियनिटी को ब्रिटिश पोजेशन में क्या किया, भारत में लाया। इट एजर्टेड द क्राउन सोवेरियनिटी ओवर ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। भारत में जो ब्रिटेन का जो साम्राज्य था उसमें अब क्राउन की सोवेरियनिटी हो गई। क्राउन मतलब आप समझते हैं कि वहाँ की जो रानी है, साम्राज्ञी है, उनका सोवेरियनिटी यहाँ स्थापित किया गया, उसे अब इन्वॉल्व किया गया। अभी तक क्राउन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं था। देन ट्रेड मोनोपोली जो है वो एंड हुई चाय और चीन को छोड़ करके, मतलब चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी में जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की अब उसे एंड कर दिया गया। अब कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देन मोर पावर्स फॉर कोर्ट इन इंडिया ओवर यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। भारत में ब्रिटेन के जो लोग थे, जो यूरोपियंस थे, उन पर अब कोर्ट का ज़्यादा पावर इंसर्ट किया गया। मतलब अब कोर्ट उन पर ज़्यादा प्रभावी तरीके से अपने कंट्रोल लागू करेगी। देन मिशनरीज को आप देखेंगे यहाँ 1813 में कि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो भारत में परमिशन मिलता है उनको आने के लिए और अपने धर्म के प्रचार को करने के लिए। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ याद रखना 1813 के एक्ट में कि 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च करने के लिए प्रावधान रखा गया अलग से बजट में, मतलब सेपरेट कर देंगे 1 लाख फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो 1813 के चार्टर में आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी। देन हम चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1813 के बाद 20 साल अगर आप देखें तो 20 साल तक वो नियम चले, फिर 1833 में रिन्यू हुआ वो चार्टर। और 1833 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें क्या क्या थे, तो सबसे पहला था कि अब सेंट्रलाइजेशन जो है वो बनाया गया ब्रिटिश इंडिया में। फर्स्ट स्टेप होगा ये सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग ब्रिटिश प्रोविंसेस बटे हुए थे अब उन्हें एक प्रोविंस में, एक छाते के अंदर आप बोल सकते हैं या एक छत्र के अंदर लाया गया और सेंट्रलाइज करना चालू किए। तो सेंट्रलाइज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। मतलब अब वो केवल बंगाल का नहीं पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और हम देखते हैं कि उस समय कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ऐसे आपको याद करते हुए कहानी को लेकर के चलना है। देन
कंपनी जो है वो अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि अब जो चाय और चीन के साथ व्यापार, ये दोनों अधिकार भी कंपनी से ले लिए गए। मतलब ट्रेड मोनोपोली जो है 1833 के बाद कंपनी की जाती रही, अब केवल वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई है। कमर्शियल उसके जो राइट्स थे वो कंपनी ने गवर्नमेंट ने वापस ले लिए। देन नेक्स्ट, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सिविल सर्वेंट्स। जो भारत में सिविल सेवा की परीक्षाएं होती थी, भारतीयों के लिए, मतलब जो ब्रिटेन में होती थी, उसे अब ओपन कर दिया गया। लेकिन इसमें अभी भी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा भारतीयों को यह अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। तो आप जरूर बोल सकते हैं कि यह एक स्टेप था भारतीयों को इन्वॉल्व करने का, लेकिन अभी भी इंडियंस को वहाँ से दिया नहीं जाता था। नेक्स्ट हम चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इम्पॉर्टेंट है चार्टर एक्ट, क्योंकि यह लास्ट एक्ट होगा कंपनी के रूल के अंडर में। देन फर्स्ट इसमें क्या किया गया, सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, अब उसके फंक्शंस को सेपरेट किया गया। लेजिस्लेटिव फंक्शंस बताए गए और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बताए गए। वो विधायी का काम भी करेगी और वो एग्जीक्यूटिव का काम भी करेगी। अलग अलग फंक्शन में उन्हें बताया गया, सेपरेट किया गया। और 6 नए मेंबर काउंसिल में डाले गए और इन 6 नए मेंबर्स की जो काउंसिल बनी उसे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारतीय केंद्र विधायिका परिषद का नाम दिया गया। और ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन यहाँ से आते हुए दिखेगा। इसे कोविनेटेड सिविल सर्विस भी कहा जाता है। कोविनेटेड सिविल सर्विस और अनकोविनेटेड, कोविनेटेड जो था वो हायर पोस्ट के लिए था और अनकोविनेटेड जो था वो लोअर पोस्ट के लिए था। ये ब्रिटेन की एक व्यवस्था थी। तो वहाँ पर अब कोविनेटेड सिविल सर्विस को ओपन कर दिया गया, जिससे अब खुली प्रतियोगी परीक्षाएं वहाँ आरंभ की गई। और इसी के तहत एक कमेटी बनाई गई जिसे मैकॉले कमेटी कहा गया था। और मैकॉले कमेटी जो अपॉइंट की गई थी 1854 में, इसके एक साल बाद, और उसने इस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला जो मैटर था उस पर अपने जो स्टडी थी, या जो बोल सकते हैं कि ऐसे अपने रिकमेंडेशंस थे, उनसे मांगे गए। देन लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस, मतलब भारतीयों का जो पहले तो आप देखेंगे कि ऊपर लेयर के भारतीय थे उन्हें ही आप आते हुए देखेंगे, लेकिन अब लोकल रिप्रेजेंटेशन भारतीयों का यहाँ कराया गया है इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कैसे कराया गया है? तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा 4 लोगों को वहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। इसमें इसमें मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और आगरा आप आते हुए यहाँ देखेंगे। वैसे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम चलते हैं कि 1853 के बाद आप देखेंगे कि रिवोल्ट हो जाता है, द फेमस रिवोल्ट 1857। 1857 की क्रांति यहाँ भारत में हो जाती है। और इस क्रांति ने भारत के जो प्रशासन था उस पर मूलभूत परिवर्तन कराए। और अब जो हुआ है, कंपनी का जो शासन था अब यहाँ से आप समाप्त होता हुआ देखेंगे। तो अब जो शासन होगा वह होगा क्राउन रूल। रानी जो कि लंदन की थी, उन्होंने अब अपना रूल जो है वो डायरेक्ट इंडिया में स्थापित किया कि अब कंपनी को नहीं, अब हम डायरेक्ट वहाँ रूल करेंगे। अभी तक वो इनडायरेक्टली रूल करते हुए आए थे, चार्टर्स इशू करना या एक्ट्स बनाना, लेकिन अब जो है वो उनका डायरेक्ट कंट्रोल आप होता हुआ देखेंगे। और ये कंट्रोल 1858 से लेकर के पूरे 1947 तक वहाँ चलता हुआ देखेंगे, जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती। देन सबसे पहला जो एक्ट लाए वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। जस्ट 1857 के नेक्स्ट ईयर रानी ने एक घोषणा भी की थी, क्वींस प्रोक्लामेशन के नाम से हम जिसे जानते हैं। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1858 का। अब इस एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान थे वो देखते हैं। पहला था कि इंडिया टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, मतलब रानी के हर मैजेस्टी के नाम से अब भारत के प्रशासन को किया जाएगा, गवर्नेंस अब होगी। देन गवर्नर जनरल का जो पद था वो चेंज कर दिया गया वाइसराय के नाम से। अब गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा गया और लॉर्ड कैनिंग जो उस समय गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का पहला वाइसराय बनाया गया। वाइसराय जो था वो रेस्पॉन्सिबल था टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक प्रतिनिधि के रूप में भारत में काम करता है। देन नेक्स्ट
डबल गवर्नमेंट को यहाँ एबॉलिश किया गया है, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ हटा दिए गए, एंड कर दिया गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत मंत्री का एक पद बनाया गया, जो कि उसे 15 मेंबर की काउंसिल दी गई जो कि उसको असिस्ट करेगी। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होते थे, मतलब वहाँ के जो एमपीज होते हैं आप बोल सकते हैं, उन्हें ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद दिया जाता था। तो इतने सारे 1858 में परिवर्तन किए, क्योंकि 1857 की क्रांति ने अब कंपनी को हिला दिया था और कंपनी का जो बेस था वो यहाँ आप बोल सकते हैं कि अब पूरी तरीके से ख़त्म करके क्राउन रूल यहाँ लाया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। हम अब देखेंगे कि क्योंकि भारत में क्रांति हो चुकी है, भारत की जनता अब जाग चुकी है, तो अब अगर ब्रिटिश को यहाँ राज करना है तो उन्हें भारतीयों को अब अपने लॉ मेकिंग में लेना ही पड़ेगा, विधि निर्माण में, और उन्हें अलग अलग काउंसिल्स में जगह देनी पड़ेगी, नहीं तो वो फिर से विद्रोह कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि 1861 में सबसे पहले लाया गया कि भारतीयों को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए और करेंगे भी। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो वाइसराय को कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने को कहा गया टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपनी विधायिका परिषद में वह कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, आप जब भी ये वर्ड सुनेंगे इसका मतलब कि आप इंडियंस की बात करें जो कि वहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं थे। देन डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, पहले सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई 1833 में, अब डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। कैसे? पहले बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अंडर में लाए थे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर्स फिर से वापस कर दिए गए मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के पास, मतलब वो अब अपने कानून बना सकते थे। देन नेक्स्ट न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाए गए, कुछ नए काउंसिल्स का भी वहाँ फॉर्मेशन आप देखेंगे, जैसे बंगाल में बना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आप देखेंगे, खास करके जो सिंध प्रांत है वहाँ पर आप देखेंगे, और पंजाब में देखेंगे। इन तीनों का ये सीक्वेंस है, पहले बंगाल में बनाया गया, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, देन पंजाब में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक देखी गई कि कैनिन ने जो कि वहाँ पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया। पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी आप देखते हैं कि अलग अलग मंत्रालय का प्रभार दिया जाता है, अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ऐसे ही उस समय भी वाइसराय ने पोर्टफोलियो सिस्टम बना करके अलग अलग फंक्शंस को वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था। द नेक्स्ट, वाइसराय कैन इशू ऑर्डिनेंस, वाइसराय जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे, जैसे आज हम राष्ट्रपति को शक्ति है ये ऑर्डिनेंस जारी करने की, वैसे ही वाइसराय के पास थी। और ऑर्डिनेंस इशू की शक्ति जो दी गई वो विदाउट कंकरेंस ऑफ काउंसिल दी गई, मतलब काउंसिल से आपको वहाँ कंकरेंट नहीं भी होंगे तो भी कर सकते हैं और 6 महीने तक वह लागू रहेंगे। तो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ये प्रावधान आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि इन नंबर जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के, इंडियंस का नंबर अब इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब अपनी सत्ता को मजबूत करना है, फिर से कोई रिवोल्ट होते नहीं दिखाना है। तो इंक्रीज नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। देन पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आया कि बजट पे चर्चा करने की शक्ति दी गई किसे? लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और वो क्वेश्चन उठा सकता है एग्जीक्यूटिव के लिए कि ऐसा क्यों किया गया या ऐसे होना चाहिए। तो क्वेश्चनिंग और डिस्कसिंग पावर ऑफ बजट यहाँ आप आते हुए देखेंगे। देन नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर बाय वाइसराय। अब और भी इन्हें प्रोविंशियल लेवल तक लेकर के जाएंगे। कैसे? वाइसराय को अब नॉमिनेट करने के लिए और दिया गया कहाँ? तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, म्यूनिसिपैलिटीज़ के, यूनिवर्सिटीज़ के। तो अब और भी नीचे के लोगों को ऊपर लाने की कोशिश की जा रही, ताकि जो सोसाइटी के अलग अलग जो सेक्शंस हैं उन्हें भी वहाँ इन्वॉल्वमेंट मिले, और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सभी को लेकर के हम चल रहे हैं। देन नेक्स्ट हम चलते हैं 1892 के बाद। अब जो एक्ट्स आएंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी इसे कहा जाता है। मॉर्ले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड मिंटो जो कि वाइसराय थे उस समय, उन्होंने ये रिफॉर्म लेकर के आया, और
अगर आप हिस्टोरिकल इस पूरे टाइमलाइन को देखेंगे तो 1909 का जो समय है, जो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग का समय है, बंगाल का आपको याद होगा कि पार्टीशन हो चुका है और बंगाल पार्टीशन के समय में रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, क्योंकि अब ब्रिटेन के जो यहाँ वाइसरायज हैं वो चाहते हैं कि भारतीयों में उनके प्रति रिसेंटमेंट कम हो। तो ये 1909 का रिफॉर्म्स लाया जाता है। इसे ऐसा भी कहा जाता है कि जो कांग्रेस में जो दो दल बट गए थे 1907 की फूट सूरत की, आपको याद होगा अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, तो वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो लिबरल्स थे, तो उन दोनों के बीच में जो फूट हुई थी उसमें लिबरल्स को खुश करने के लिए ये 1909 का एक्ट लाया गया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज को और बढ़ाया गया। अगेन आप देखेंगे कि वो मेंबर्स को हमेशा बढ़ाएंगे, कभी कम नहीं किए उन्होंने, अब सीधे धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाएगा। देन अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पर अब नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को अलाउ कर दिया गया। नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी मतलब इंडियंस की मेजॉरिटी, लेकिन सेंट्रल में अभी भी नहीं किया गया है, उनके इन्वॉल्वमेंट जरूर है लेकिन मेजॉरिटी जो ऑफिशियल मेंबर्स की होगी। देन फर्स्ट टाइम यहाँ इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई, वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब आपको ऐसा समझना है कि वाइसराय जो है वो राष्ट्रपति के रूप में है और गवर्नर जो है वो अलग अलग स्टेट्स में है। आप जैसा आज के सिनेरियो में देखते हैं, सेम इसी तरह से वाइसराय की भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो केंद्र के लिए कानून बनाएगी, और गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वो भी राज्य अपने अपने स्टेट्स के लिए कानून बनाएगी। तो दोनों में उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हैं, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को अब एंट्री मिलती है। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका नाम आपको याद रखना है, फर्स्ट इंडियन टू बी इन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एक्ट इज कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया मुस्लिम्स को, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग का भी जो फॉर्मेशन हो चुका है ढाका में, तो उन्हें भी खुश करने के लिए अब सेपरेट इलेक्टोरेट का उनके लिए कंसेप्ट लाया गया, मतलब एक मुस्लिम को अब इलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिवीज़न, जो हिंदू मुस्लिम डिवीज़न है, आप यहाँ आते हुए देखेंगे। इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म कहा जाता है, मिंटो को ये टाइटल दिया गया था। देन नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। 1917 में जो मॉन्टेग्यू ने कुछ घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में ये कहा गया था कि भारत के लिए हम क्या बनाएंगे, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका था 1914 में, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिक जो हैं वो भेजे जा रहे थे ब्रिटेन की तरफ से। तो वहाँ पर कुछ जो कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए गए थे, उनके सवाल के लिए एक मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी, लेकिन आप देखेंगे कि ये घोषणाएं जो हैं वो केवल घोषणाएं ही होती थी, और उनका जो पालन है या उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्रिटिश के प्रॉफिट में ही किया जाता था। इंडियंस को केवल एक लॉलीपॉप की तरह वहाँ दिखाया जाता था कि आपके लिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू जो थे वो वाइसराय थे, मॉन्टेग्यू थे और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये कहा जाता है। देन सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके अलग अलग बनाया गया कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग होंगे और सेंट्रल के सब्जेक्ट्स अलग होंगे। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फिर से दो भाग में बांटा गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे और रिजर्व्ड होंगे, मतलब हस्तांतरित होंगे और रिजर्व्ड होंगे। रिजर्व्ड का मतलब होता है कि आप उसको किसी और को नहीं दे सकते, मतलब आपके पूरे कंट्रोल में वो रहेगा। देन ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो होंगे वो किनके द्वारा चलाए जाएंगे, तो गवर्नर के द्वारा, क्योंकि गवर्नर प्रोविंस में रहेगा, और मिनिस्टर्स के द्वारा, उनके साथ में मिनिस्टर्स होंगे जो कि रेस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, मतलब जो विधायिका परिषद है उसके प्रति जिम्मेदार होंगे। लेकिन रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो होंगे, जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, जैसे कि आपके रेवेन्यूज हो गए, वो गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ
मिल करके करेंगे, लेकिन विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो लोगों से रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे, जो कि जिनको ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में दी गई थी जगह, वो सब्जेक्ट अब गवर्नर जरूर कर रहे हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। और पावर्स जो हैं, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स में जो पावर्स हैं, वो अभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर रही है, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो पावर्स विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आपको आते हुए दिखेगी। देन बाई कैमरलिज्म यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है और डायरेक्ट इलेक्शन भारत में होते हुए दिखेंगे। बाई कैमरलिज्म का मतलब है कि अब दो हाउसेस बनते हुए दिखेंगी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन जो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। देन 1919 में 6 मेंबर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो 3 मेंबर्स होंगे वो इंडियन होंगे। पहले एक थे, अब वो बढ़ा करके 3 कर दिया गया। 50% आप बोल सकते हैं कि वहाँ मेंबर्स को जगह दी गई और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाया गया। अब सांप्रदायवाद जो है वो और गहराता हुआ आपको दिखेगा कि पहले तो मुस्लिम को दिए, देन अब सिख्स भी आ जाएंगे, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया और भारत में रह रहे यूरोपियंस को भी दिया गया। तो इतने सारे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आपको वहाँ आते हुए दिखेंगे। देन ऑफिस, हाई कमिश्नर का ऑफिस वहाँ लंदन में सेटअप किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भारत मंत्री का पद था वह यहाँ अब आपको हटता हुआ दिखेगा और हाई कमिश्नर ऑफ ऑफिस इन इंडिया फॉर इंडिया इन लंदन आपको सेट होता हुआ दिखेगा, जो कि असिस्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शंस उनको ट्रांसफ़र करते हुए दिखेंगे। देन सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना यहाँ दिखती है, 1926 में हुआ, लेकिन ये 7 साल के बाद होती है। और प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया गया सेंट्रल बजट से। जो केंद्रीय बजट था उससे प्रांतीय बजट को अलग किया गया। प्रांतों को यह स्वायत्तता दी गई कि वो अपनी बजट सेपरेट कर सकते हैं, उन पर जो डिफरेंट रेगुलेशंस है वो कर सकते हैं। तो 1919 का जो एक्ट है वो इम्पॉर्टेंट भी है और ख़ासकर इस ईयर के लिए, क्योंकि 100 ईयर हो चुके हैं 2019 में इसके, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके लिए। देन हम चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आपको अगर मेरे लेक्चर याद होंगे, हमने जब देखा था सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ हमने देखा था कि जो इंडिजीनियस सोर्स थे, देसी स्रोत में इसे हम लिए थे, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रावधान सीधे सीधे हमने कॉपी किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट ये भी है। तो इसमें क्या क्या किया गया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, जो कि प्रोविंस से बनेगा और प्रिंसली स्टेट से बनेगा। फिर पावर को डिवाइड किया गया, लिस्ट्स आते हुए दिखेंगे, जैसे सेंटर के लिए फेडरल लिस्ट, प्रोविंस के लिए प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, दोनों के लिए सेंटर को भी अधिकार होगा और प्रोविंसेस को भी अधिकार होगा। देन डायरकी हटाई गई। डायरकी का मतलब था कि प्रोविंस के जो सब्जेक्ट्स का डिवीज़न था वो उन्हें हटा दिया गया और प्रोविंस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई। और अब डायरकी एट द सेंटर आपको देखने को मिलेगा, मतलब फेडरल सब्जेक्ट्स को अब आप डिवाइड करते हुए देखेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है ये वहाँ पर आता हुआ नहीं दिखता है। इसे बोला जरूर गया था, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ हुआ नहीं। फिर एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फिर से बढ़ाया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, और डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर को भी वहाँ इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि 32 में आप देखेंगे एक कन्फ्लिक्ट होता है जिसे हम जानते हैं कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड्स की घोषणा की थी, तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक विवाद हो गया था और पूना पैक्ट के तहत उन्हें समझौता कराया गया। तो वहाँ पर कुछ जो पॉइंट निकल के आए कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी कुछ हो, तो यहाँ उन्हें जगह दी गई। ये सारा चीज़ जो आप होता हुआ देखेंगे, जस्ट इंडियंस को खुश करने के लिए सब चीज़ लाया जा रहा है, ताकि वो उनके अंडर में काम करते रहें और देश में उनका साम्राज्य आराम से चलता रहे। फिर आते हैं हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यहाँ होते हुए दिखती है और फेडरल कोर्ट की सेटअप भी आपको दिखेगा, लेकिन 2 साल के बाद 37 में फेडरल कोर्ट आया और यही फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में आपको परिवर्तित होता हुआ दिखेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इतने सारे एक्ट्स और इतने सारे जो
लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स आपने देखा तो लास्ट में कौन सा चीज़ आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब हम अंतिम एक्ट की तरफ आए हैं जो कि हमें स्वतंत्रता दिलाएगा। अभी तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे ऊपर जो कंट्रोल था, क्राउन ने कंट्रोल करके रखा था। अब क्योंकि इतना एजिटेशन हुआ, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई, विद्रोह हुए, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज ने इसमें अपने जानों की बाजी लगाई, तब जा कर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे और 1947 15 अगस्त का डेट दिया गया और 15 अगस्त के बाद भारत में ब्रिटिश रूल नहीं होगा, यह ऐसा कहा गया। और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस के राज्य की घोषणा की गई। तो यहाँ आपको भारत का विभाजन होता हुआ दिखेगा, इंडिया और पाकिस्तान, ये 2 अलग अलग राज्य बनाए गए। और इन दोनों राज्यों के में क्या बनाई गई, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जो उनके लिए कानून बनाएंगे और उस कानून का फिर वो अपने हिसाब से अपने अपने डोमिनियन में वो काम करेंगे। और गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट आप देखेंगे, वाइसराय को यहाँ ख़त्म किया गया और वाइसराय के पद की जगह गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए, दोनों ही डोमिनियन कैबिनेट में। और ब्रिटिश किंग ने इन्हें अपॉइंट किया, लेकिन एडवाइस किसकी ली गई, डोमिनियन कैबिनेट की, जो भारत की कैबिनेट और पाकिस्तान में जो कैबिनेट बनी थी उनमें। कैबिनेट का शब्द जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही कहा जा रहा है, जो कि सबसे पहले वहाँ आपको आते हुए दिखेगी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले जो प्रधानमंत्री बने और उनके जो मंत्रिमंडल था उन्हें आप डोमिनियन कैबिनेट बोल सकते हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत, जैसा आप सबको पता है कि भारत का विभाजन हुआ, ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो संविधान निर्माण चालू किया। तो अब जो कहानी है वो फिर से पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली, तो हम इसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 के बैकग्राउंड से, और वो 49 तक जाती है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। तो इस तरीके से आज हमने जो पढ़ा वो थे एक्ट्स और डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा आएंगे और आपको इतना याद रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।